अमर बेल। ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ और यकीनन तुम भी बहुत कुछ हासिल करना चाहती होगी। वो उससे कह नहीं सकी कि वो एक घर, शोहर और बच्चों के अलावा और कुछ नहीं चाहती। कम से कम ज़िंदगी के इस हिस्से में वो बोलता जा रहा था, इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए दौलत ज़रूरी है। अब दौलत कैसे हासिल की जा सकती है, ये हमें प्लान करना है। इंसान के हाथ में पावर हो तो फिर दौलत का हासिल मुश्किल नहीं होता। और मैं भी अपनी इसी पावर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो मायूस हो रही थी। जहांगीर मास की शख्सियत का एक और पहलू उसके सामने आ रहा था। सईद सुबहानी से मिलने वाला वो होटल आइंदा चंद सालों में कितनी मालियत का हो जाएगा, इसका शायद तुम अंदाज़ा भी ना कर सको। वो शख्स इस होटल को एक दूसरी जगह करने वाली इन्वेस्टमेंट की वजह से बेचने पर मजबूर है और मैं चाहता हूँ इस शख्स की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाऊँ और तुम ये काम बखूबी कर सकती हो। वो अब मुस्कुराते हुए ज़ारा को देख रहा था। वो मुस्कुरा नहीं सकी, मगर उसने वही किया था जो जहांगीर चाहता था। जहांगीर ने सईद सुबहानी से उसकी मुलाकात करवा दी थी और ज़ारा ने अपनी खूबसूरती का भरपूर इस्तेमाल किया था। अगले कई माह सईद सुबहानी के साथ उसकी मुलाकातें जारी रहीं। मुलाकातें किस किस हद को पार करती रहीं, जहांगीर उससे बेखबर नहीं था, मगर ज़ारा को इस इत्मीनान पर हैरत हुई। वो सिर्फ इस बात पर खुश था कि सईद सुबहानी बिलाखिर ये होटल जहांगीर को बेचने पर तैयार हो गया। बल्कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर जहांगीर के पास इस होटल को ख़रीदने के लिए रुपया कहाँ से आया था वो ये भी नहीं जानती थी, मगर वो ये ज़रूर जानती थी कि ये रुपया वो अपनी तनख्वाह में से बचा सकता था, ना ही उसने किसी से कर्ज लिया था। सईद सुबहानी के साथ जिस दिन उसने इस होटल का सौदा किया था और अमेरिका में रिहाइश पजीर अपने एक दोस्त के नाम पर वो जायदाद खरीदी थी, उस दिन उसने ज़ारा को हीरो का एक कीमती हार तोहफे के तौर पर दिया था। ज़ारा को पहली बार उसका तोहफ़ा लेकर खुशी नहीं हुई। वो जानती थी ये तोहफ़ा नहीं, कीमत है उस काम की जो उसने जहांगीर के लिए किया था और जो अब उसे बार बार करना पड़ेगा। उसका अंदाज़ा ठीक था। वो होटल सिर्फ पहला कदम था और पहला कदम उठाने के बाद जहांगीर मास को रोकना बहुत मुश्किल था। ज़ारा लंदन की तकरीबात का एक मकबूल नाम बन गई थी। ऐसा नाम जिसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं और भी बहुत कुछ कहा जाता था। जहांगीर का उसके बारे में अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो वाकई गैर मामूली कशिश रखती थी और बहुत जल्द उसने सिफारत खाने के तमाम ऑफिसर्स की बीवियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मगर वो इस सब से बहुत खुश नहीं थी। जहांगीर से शादी करते वक्त उसने ऐसी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब नहीं देखा था। वो स्टेटस भी बरकरार रखना चाहती थी। उसे जहांगीर से दिलचस्पी भी उसके कैरियर और फैमिली की वजह से हुई थी, मगर इसके बावजूद उनकी चीज़ों की जो कीमत उसे अदा करनी पड़ रही थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो बुनियादी तौर पर एक चमक दमक से बेजार हो चुकी थी और उम्र की पैदाइश इन चीज़ों से निजात की एक कोशिश थी। उसका ख्याल था कि बच्चे की पैदाइश जहांगीर को बदल देगी। जहांगीर की पैसे के लिए हवस में कमी आ जाएगी या कम से कम वो पैसे के हसूल के लिए उसे इस्तेमाल करना छोड़ देगा। मगर उसका अंदाज़ा गलत था। जहांगीर ये जानने पर कि वो उम्मीद से है बहुत मुश्तिल हो गया था। उसका ख्याल था कि वो अपने करियर की इस स्टेज पर बच्चे जैसी कोई मुसीबत पालना नहीं चाहता। मगर ज़ारा कम से कम इस मामले पर उसके दबाव में नहीं आई थी। जहांगीर की धमकियों के बावजूद उसने अबॉर्शन नहीं करवाया था और बिलाखिर जहांगीर उसकी इस जिद के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। उम्र की पैदाइश पर ज़ारा बेहद खुश थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि अब जहांगीर उसे पहले की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा और वो मुतमईन होकर इस तरह अपने बच्चे की परवरिश कर सकेगी जैसा वो चाहती थी। उम्र की पैदाइश के कुछ अरसे बाद तक वो वाकई बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ तकरीबात में शिरकत के लिए बग़ैर ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर जहांगीर उसे वहीं ले आया था और पहली बार ज़ारा को अंदाज़ा हुआ कि उमर जहांगीर के पैरों की जंजीर नहीं बनना खुद उसके पैरों की जंजीर बन गया है। फितरी तौर पर वो उमर के बहुत करीब थी और जहांगीर के साथ तकरीबात में जाते हुए भी वो सारा वक्त उसके बारे में फ़िक्रमंद रहती थी। जहांगीर ने उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद ही उमर को गवर्नर सपुर्द कर दिया था और ज़ारा के लाख एहतजाज के बावजूद भी वो उसे हटाने पर तैयार नहीं हुआ। अगले कुछ साल ज़ारा ने शदीद डिप्रेशन में गुजारे थे। वो मुकम्मल तौर पर इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी जो वो जहांगीर के साथ गुजार रही थी। लाख कोशिश के बावजूद भी वो उमर के साथ वक्त गुजारने में नाकाम रहती थी और ये बात उसको डिप्रेशन में
اضافہ کرتی تھی۔ شاید وہ اس سب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سمجھوتہ کرتے ہوئے زندگی گزارتی رہتی، مگر جس چیز نے اسے مشتعل کر دیا تھا وہ جہانگیر کی ایک دوسری عورت میں لی جانے والی دلچسپی تھی۔ زہرا کچھ عرصے تک یہ سب نظر انداز کرتی رہی کہ ساتھ گزارے جانے والے 10 سالوں میں اس نے جہانگیر کی زندگی میں بہت سی عورتیں آتی اور جاتی دیکھی تھیں اور وہ ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوئی تھی، مگر سمرین نام کی وہ لڑکی جہانگیر کی زندگی میں کسی حد تک شامل ہو چکی تھی۔ اس کا اندازہ اسے کبھی نہیں ہوا۔ جہانگیر نے اسے مکمل طور پر سمرین سے بے خبر رکھا تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی بیٹی تھی۔ جہانگیر کے ساتھ اس کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی زہرا نہیں جانتی تھی، مگر جب اسے سمرین کے وجود کا پتہ چلا تھا تو زندگی میں پہلی بار وہ اپنی شادی کے اس فیصلے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اب ایک دوسرا راستہ تھا۔ جہانگیر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے بجائے اس نے اپنے بھائی کے پاس جانے کے بعد جہانگیر سے طلاق کے لیے مقدمہ کر دیا تھا۔ جہانگیر کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اسے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زہرا کبھی اس سے طلاق مانگ سکتی ہے، اور وہ خود بھی سمرین کی محبت میں گرفتار ہونے کے باوجود زہرا کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ زہرا 10 سالوں میں صحیح معنوں میں سونے کی چڑیا ثابت ہوئی تھی، اور شاید اگلے کئی سال وہ اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتی۔ جبکہ سمرین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر تھی اور جہانگیر جانتا تھا کہ وہ زہرا کی طرح مردوں کو لبھا نہیں سکتی۔ اس نے زہرا سے رابطہ کیا تھا، مگر وہ کسی بھی صورت واپس آنے پر تیار نہیں تھی۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم بھی دوسری شادی کر لو، ہم دونوں خوش رہیں گے۔ وہ اس کے الفاظ پر دنگ رہ گیا۔ اس کے بعد جتنی دفعہ بھی اس نے زہرا سے رابطہ کیا تھا اس کی زبان پر یہی سب کچھ تھا۔ وہ عمر کو اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتی تھی، مگر جہانگیر کے ساتھ کسی سمجھوتے پر تیار نہیں تھی۔ جہانگیر کو اس کی ضد نے مشتعل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم طلاق لے لو، مگر عمر کو میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں دوں گا، اس نے زہرا سے کہا تھا۔ طلاق کے بعد زہرا نے اپنے بھائی کے ایک بڑی عمر کے ایرانی دوست کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور یہ شادی بے حد کامیاب رہی تھی۔ اس کے دوسرے شوہر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ زہرا سے شادی کے بعد اس کے ہاں 2 بیٹے ہوئے۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ لندن میں سیٹلڈ تھی اور بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی بھی عمر کو فراموش نہیں کیا۔ جہانگیر نے عمر کو ایک بورڈنگ میں داخل کروا دیا، اور زہرا کو کوشش کے باوجود عمر سے ملنے یا اسے دیکھنے میں ناکامی رہی، مگر اس سب کے باوجود وقتاً فوقتاً اسے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی جو زیادہ تر جہانگیر کے ہاتھ لگتا اور وہ اسے ضائع کر دیتا۔ جہانگیر نے اسے طلاق دینے کے کچھ عرصے بعد ہی سمرین سے شادی کر لی تھی، اور سمرین کو کوشش کے باوجود وہ زہرا کی طرح استعمال نہیں کر سکا۔ وہ صرف ایک اچھی بیوی اور ماں بن سکتی تھی۔ عمر کے ساتھ اس کے تعلقات سرد رہے، نہ بہت خوشگوار۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر ہمیشہ بورڈنگ میں رہا، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے دوران اور بعد میں انگلینڈ میں جاب کے دوران۔ بہت دفعہ زہرا نے عمر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر عمر نے کبھی بھی اس سے جوابی رابطہ نہیں کیا۔ وہ ماں سے محبت کے باوجود بچپن سے باپ کے دباؤ پر ماں سے ملنے سے انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ کورٹ میں کسٹڈی کیس کے دوران بھی اس نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بچپن میں چند بار ماں کی طرف سے ملنے والے کچھ تحائف اور کارڈ وصول کرنے کے بعد جہانگیر کی طرف سے اٹھایا جانے والا ہنگامہ اسے ہمیشہ یاد رہا تھا، اور غیر محسوس طریقے سے وہ اس ہنگامہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ این جی او کے کچھ لوگوں کے ساتھ سیالکوٹ کے ایک قریبی گاؤں میں تھے۔ گاؤں میں وہ سیدھا اس حویلی میں گئے تھے جہاں ان کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ دیر ان لوگوں نے وہاں آرام کیا، اس کے بعد ان لوگوں کو این جی او کے زیر انتظام چلنے والے ایک اسکول میں لے جایا گیا۔ لیزا کو وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ اسکول گاؤں کے ہی ایک شخص کے گھر میں قائم کیا گیا تھا، جہاں اس شخص کی بیٹی 2 شفٹوں میں بچوں کو تعلیم دیتی تھی۔ اس گاؤں میں چند سال پہلے تک گورنمنٹ کی طرف سے قائم شدہ ایک اسکول بھی تھا۔ ایک دفعہ سیلاب کے دوران اسکول کی 4 کمروں پر مشتمل عمارت بہہ گئی۔ بعد میں گورنمنٹ نے دوبارہ اسکول قائم کرنے کی زحمت نہیں کی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسکول آنے والے بچوں کی تعداد بہت کم تھی۔ گورنمنٹ کا خیال تھا کہ قریبی گاؤں میں موجود اسکول بھی دونوں گاؤں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کے گروپ کے ساتھ چلنے والے گائیڈ نے ساتھ چلتے ہوئے انہیں بتانا شروع کیا۔ گاؤں والوں نے اس لیے ان پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی یہاں اسکول کی موجودگی کو ناپسند کر رہے تھے۔ انہوں نے خاص ہم جہاں پاک کے مستحق اس اقدام پر شکر ادا کیا۔ یہ صرف اسی گاؤں میں نہیں ہوا، آس پاس کے بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا آ رہا تھا۔ لڑکوں کو پڑھانے پر تو یہاں کے لوگوں میں پھر بھی کچھ آمادگی
पाई जाती थी, मगर लड़कियों के पढ़ाने के बारे में बात भी करने पर ये लोग सर फाड़ने के लिए उठ खड़े होते थे। उनका ख्याल था कि इस तरह न सिर्फ उनके इलाके की रिवायात ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि औरतें मुँह ज़ोर हो जाएंगी और घर के मर्दों की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। अलीज़ा दिलचस्पी से गुफ्तगू सुन रही थी। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों के घरों में जाकर उन्हें अपनी बात सुनने के लिए तैयार करना कितना मुश्किल काम था, और इससे भी मुश्किल काम इस इलाके में कोई तब्दीली लाना था। हमारी वर्कर्स ने यहाँ शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक भी घर घर फिरकर काम किया। अब आप नतीजा देख सकते हैं। ये स्कूल इस इलाके में चलने वाला वाहिद स्कूल नहीं है। आप यहाँ जिस गाँव में भी जाएंगे, आपको इस तरह का कोई ना कोई स्कूल काम करता नजर ज़रूर आएगा, और सिर्फ इस स्कूल ही नहीं होगा, बल्कि वहाँ बच्चों की अच्छी खासी तालीम हासिल करती भी पाई जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि अब इन स्कूलों को कायम करने में बुनियादी हाथ यहाँ के लोगों का हो गया है। वो खुद ही इसके लिए इमारत और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम कर देते हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा हमें टीचर के लिए भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। कुछ गाँव में ऐसा भी हुआ कि एक स्कूल में जब बच्चों की तादाद ज़्यादा होने लगी, तो गाँव वालों ने खुद हमसे एक दूसरे स्कूल के क़याम में मदद की दरख्वास्त की। ग्रुप में मौजूद बाकी लोग भी इस तरह दम बखुद इस शख्स की बातें सुन रहे थे। तो हम बुनियादी तौर पर जिस चीज़ को करने में कामयाब हुए, वो लोगों की सोच में तब्दीली थी। इस वक्त 95 है। हमारा अंदाज़ा है कि 2000 तक हम इस इलाके में लिटरेसी का तनासुब बहुत ज़्यादा कर देंगे। 95 से 2000 तक के इन 5 सालों में हम इस इलाके के लोगों की सोच में मज़ीद तब्दीलियाँ लाएंगे, और शायद 5 साल बाद इस इलाके को देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि कभी ये इलाका अपनी नाखवानदगी की वजह से मशहूर था। तालीम के अलावा यहाँ आमदनी के ज़राए बढ़ाने के लिए हमने इन फैक्ट्रीज से रब्ते किए जो यहाँ से घरों में सिले हुए फुटबॉल मंगवाती थी। यहाँ औरतों के लिए ये मुमकिन नहीं होता था कि वो इन फैक्ट्रीज़ में जाकर वहाँ फुटबॉल सीएं और इस तरह कुछ बेहतर मुआवजा हासिल करें, लेकिन हमने इन फैक्ट्रीज़ को मजबूर किया कि वो इन इलाकों में अपने सेनेटर्स कायम करें जहाँ ये औरतें काम करें, और इस तरह न सिर्फ अच्छा मुआवजा हासिल कर सकती हैं, बल्कि उन्हें अपने घर से बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। शुरू में इस काम में हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ज़्यादातर इलाके बॉर्डर एरियाज़ हैं और फैक्ट्रीज़ यहाँ अपने सेंटर्स कायम करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि बॉर्डर्स पर टेंशन के ज़माने में न सिर्फ ये इलाके खाली करवा लिए जाते हैं, बल्कि इन सेनेटर्स को भी बंद करना पड़ता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़ी फैक्ट्रीज़ ने हम लोगों के दबाव के तहत यहाँ सेंटर्स कायम किए। मैंने सोचा शायद तुम ज़रा से मिलते होगे। अलीज़ा अगली शाम अपने कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आ रही थी। जब उसने लाउंज में नानू को उमर से कहते सुना था, वो ठिठक गई। रात को उमर के कमरे में जाने के बाद वो भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गई थी। बहुत देर तक वो उमर के बारे में सोचती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज सुबह उमर नाश्ते की मेज़ पर नहीं था। कॉलेज से वापस आने पर उसने लंच पर भी मौजूद नहीं पाया। सर में कुछ दर्द है, उसके आराम कर रहा है, उसके पूछने पर नानू ने कहा था। अलीज़ा कुछ बेचैन हो गई। क्या ज़्यादा दर्द है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। कह रहा था कि सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नानू ने कुछ सोचते हुए कहा। आपको पूछना चाहिए था, उसने बेसाख्ता कहा। मौसम तब्दील हो रहा है, उसी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। नानू ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो कुछ देर तक उन्हें देखते रहने के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर के लिए उसके दिल में मौजूद हमदर्दी में यकदम इजाफा हुआ था। पढ़ाई के दौरान भी वो बदस्तूर उमर के बारे में सोचती रही। वो अब जब 2-3 घंटे बाद शाम की चाय के लिए निकली थी तो वो लाउंज में मौजूद था। नहीं, आपने गलत सोचा, मैं मम्मी से नहीं मिलता। वो कॉफ़ी का मग हाथ में लिए मध्यम आवाज़ में नानू से कह रहा था। क्यों? नानू के सवाल पर उमर ने चंद लम्हे खामोशी से उनके चेहरे को देखा था। कभी तलब महसूस नहीं हुई। उसका लहजा बहुत अजीब था। वालिदैन और औलाद एक दूसरे के लिए तलब नहीं ज़रूरत होते हैं, नानू ने उसे झिड़कते हुए कहा था। हमारी क्लास में पेरेंट्स और औलाद एक दूसरे के लिए तलब होते हैं, ना ही ज़रूरत, बल्कि चीज़ों की तरह होते हैं। जब औलाद को ज़रूरत पड़े तो वो माँ बाप को इस्तेमाल कर ले, और जब माँ बाप को ज़रूरत पड़े तो वो औलाद को इस्तेमाल कर लें। अलीज़ा ने उसकी मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनी थी। वो कॉरिडोर में जहाँ खड़ी थी वहाँ से उसकी पुश्त नज़र आ रही थी। वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, मगर उसकी आवाज़ से वो अंदाज़ा कर सकती थी कि वो तंज कर रहा था। इस तरह मत कहो, नानू ने उसे जैसे रोकने की कोशिश की। सच कह रहा हूँ ग्रैनी,
جیسے میں یہ مگ استعمال کر رہا ہوں نا، میرے اور اس مگ کے درمیان اتنا ہی گہرا رشتہ ہے جتنا میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور میرے ماں باپ کے نزدیک بھی میری اہمیت کافی کے اس مگ جتنی ہی ہوگی جو ضرورت کے وقت ان کے کام آ جائے۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ تلخ تھا۔ علیزہ کوشش کے باوجود اندر داخل نہیں ہو سکی۔ پتہ نہیں میرا اندر جانا ٹھیک ہے یا نہیں، وہ وہیں کھڑی سوچنے لگی۔ تم زارا سے مل لیا کرو، نانو کی آواز میں اس بار ہمدردی چلتی تھی۔ کیوں؟ عمر کا لہجہ بہت تھیکا تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ میں ان سے مل لیا کروں؟ وہ تمہاری ماں ہے، تو میں کیا کروں؟ تم بچپن میں بہت اٹیچ تھے اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے۔ جھوٹ مت بولو عمر، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں واقعی انہیں مس نہیں کرتا، بلکہ میں کبھی بھی کسی کو بھی مس نہیں کرتا۔ اس کی آواز میں بے حد سنجیدگی تھی۔ مگر زارا تم سے ملنا چاہتی ہے، بہت محبت کرتی ہے۔ وہ تم سے بار بار تمہاری باتیں کر رہی تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ تمہیں اس نے سوات میں دیکھا تھا، پھر تمہیں ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر تم ہوٹل سے چیک آؤٹ کر گئے۔ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ تم یہی ہوں گے میرے پاس، اور وہ سیدھی تمہارے پیچھے لاہور آ گئی۔ نانو اب تفصیل سے بتا رہی تھی۔ بڑا کارنامہ کیا مجھے ڈھونڈ کر، اس نے عمر کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اپنی فیملی کو یہیں سوات میں چھوڑ کر صرف تمہارے لیے یہاں آئی تھی۔ نانو نے جیسے اسے جتایا، نہ آتی، اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتی، انجوائے کرتی، وہ صرف تمہارے لیے یہاں آئی تھی۔ مجھے بتا رہی تھی کہ تمہیں بہت مس کرتی ہے۔ مس کرتی ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، نہ کیا کریں، بے اولاد تو نہیں ہیں، دوسرے بیٹے ہیں نا پاس، پھر میرے لیے یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کبھی کبھار زارا سے مل لینے میں تو کوئی حرج نہیں، ان سے ملو تاکہ پاپا مجھے جائیداد سے آگ کر دیں۔ جہانگیر ایسا نہیں کرے گا، آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں بہت سی خوش فہمیاں ہیں گرینی، انہیں دور کر لیں۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، مگر وہ اب ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ تم کوئی ننھے بچے ہو، نہ اس پر انحصار کرتے ہو۔ آپ کو یہ بھی غلط فہمی ہے، میں آج بھی بڑی حد تک ان پر انحصار کرتا ہوں، اس نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ نانو چند لمحے خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد جب تمہیں جاب مل جائے گی تو تمہیں جہانگیر پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا، پھر تم… عمر نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی۔ کیا ہو جائے گا جاب سے؟ چند ہزار روپے پر مشتمل تنخواہ تو میری ضروریات پوری نہیں کر سکتی، مجھے کل بھی اپنے باپ کی دولت کی اتنی ہی ضرورت ہوگی جتنی آج ہے۔ صرف پیسے کے لیے تم زارا سے ملنا نہیں چاہ رہے؟ ہاں، یہی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے زندگی میں اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کیا جو ان کے اور ان کے مستقبل کے لیے فائدہ مند تھی۔ انہوں نے میرے لیے کوئی قربانی نہیں دی، میں بھی یہی کروں گا۔ تم چاہو تو میں جہانگیر سے بات کر سکتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اب زارا سے ملنے سے نہ روکے۔ اب اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتی، وہ ضدی ہے مگر انسان ہے، اور وقت کے ساتھ انسان میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ مگر میں ممی سے ملنا نہیں چاہتا، اس لیے اب پاپا سے کوئی بات نہ کریں، بلکہ ان سے ذکر تک نہ کریں کہ ممی یہاں آئی تھیں یا مجھے ملی تھیں۔ اس کا لہجہ بالکل حتمی تھا۔ علیزہ کچھ دیر تک کچھ اور سننے کی منتظر رہی، مگر لاؤنج میں خاموشی چھائی رہی۔ نانو نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، اور وہ خاموشی سے کافی پینے میں مصروف تھا۔ وہ دبے قدموں سے لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ علیزہ، آج میں نے چائے کی بجائے کافی بنوائی ہے، عمر کہہ رہا تھا۔ اگر تم چائے لینا چاہو تو میں خانسامہ سے کہہ دوں، نانو نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، میں بس کافی لے لوں گی، وہ بڑے محتاط سے انداز میں کہتے ہوئے نانو کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اب عمر کے بالمقابل تھی، مگر دانستہ طور پر نظر ڈالنے سے گریز کر رہی تھی۔ نانو نے کافی تیار کر کے کپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پہلا سپ لیتے ہوئے اس نے بڑے محتاط انداز میں عمر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ علیزہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ علیزہ کو حیرانی ہوئی، کیا وہ اب بھی مسکرا سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ بارش شروع ہو گئی ہے، نانو نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے اطلاع دی تھی۔ علیزہ نے چونک کر کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ شام کے ملگجے اندھیرے میں لان میں یکدم پڑنے والی بارش کی تیز بوچھاڑ کھڑکیوں کے شیشوں کو گیلا کرنے لگی۔ ایک نظر بارش کی بوندوں پر ڈال کر علیزہ ایک بار پھر عمر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز کافی پیتے ہوئے کھڑکیوں کے باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمایا، وہ جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ کیا عمر واقعی صرف پیسے کے لیے اپنی ممی سے ملنا نہیں چاہ رہا؟ کیا وہ اتنا مٹیریلسٹک ہو سکتا ہے
क्या उसे अपनी मम्मी से बहुत मोहब्बत नहीं है? क्या उसे अपने बाप से मोहब्बत है? और अगर उसे उनसे भी मोहब्बत नहीं तो फिर आखिर उसे किस से मोहब्बत है? वो उसे देखते हुए जैसे उलझ रही थी। उमर को जैसे एकदम उसकी नज़रों का एहसास हुआ। कुछ चौंक कर खिड़की से बाहर नजर आने वाले मंजर से नज़रें हटाकर अलीज़ा की तरफ मुतवज्जे हुआ। अलीज़ा गड़बड़ा गई। शर्मिंदगी के आलम में उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। ग्रैनी, मुझे कुछ और काफ़ी डाल दें। अलीज़ा को मुखातिब करने की बजाय उसने अपना जहाज़ी साइज मग नानू की तरफ बढ़ा दिया था। नानू उसके लिए काफ़ी बनाने लगी। अलीज़ा एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगी। वो नानू को काफ़ी बनाते हुए देख रहा था और इस वक्त पहली बार अलीज़ा को एहसास हुआ कि उसकी आंखें सुर्ख भी थीं और मुतवरम भी। वो काफ़ी पीते पीते जैसे ठिठक गया। क्या उमर रोता रहा? इस सवाल ने उसके वजूद में जैसे एक करंट दौड़ा दिया था। क्या उमर भी रो सकता है? वो काफ़ी पीना भूल गई। उमर ने नानू से काफ़ी का मांग थामा। सोफे पर सीधा होते हुए एक बार फिर उसकी नज़र अलीज़ा पर पड़ी थी। इस बार अलीज़ा ने उस पर से नज़रें हटाने की कोशिश नहीं की। वो उसे देखती रही और उमर को यकदम जैसे एहसास हो गया कि वो उसके चेहरे पर क्या ढूंढ चुकी है। अलीज़ा ने उसके चेहरे पर एक रंग आता देखा और फिर वो अलीज़ा से नज़रें चुरा गया। ग्रैनी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगले लम्हे वो मग हाथ में लिए खड़ा हो गया था। उसे लाउंज से बाहर जाते हुए देखकर वो बेचैन हो गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, या कम अज़ कम इस तरह उसे घूरना नहीं चाहिए था। क्या उमर को मेरा इस तरह देखना बुरा लगा है? हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि मैं उसे उस सूरत हाल में पाकर खुश हो रही हूँ। उसका पछतावा बढ़ता जा रहा था। रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए वो ज़बरदस्ती बारिश को देख रहा था। बाहर लॉन में अब लाइट्स ऑन कर दी गई थी और हवा उसे हिलते बारिश में भीगते हुए पौधे और बेलें बहुत अजीब लग रही थीं। कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। यस, कम इन, उसने बुलंद आवाज़ में कहते हुए रॉकिंग चेयर को झुलाना बंद कर दिया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और फिर उमर ने अलीज़ा को कमरे के अंदर आते देखा। वो अपने हाथों में क्रिस्टी को उठाए हुए थी। ओह अलीज़ा, उमर कुछ हैरान हुआ था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो कुछ नर्वस थी। नॉट एट ऑल, मैं फारिग बैठा हुआ था। तुम्हें कोई काम है? उसने मुस्कुराते हुए बुज़दिली से कहा। मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठ जाऊँ? वाई नॉट? उमर ने कुछ हैरानी आमेज मुस्कुराहट से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड की पायंती की तरफ बैठ गई। उमर अब रॉकिंग चेयर को जलाना बंद कर चुका था। आपको बारिश बहुत अच्छी लगती है? अलीज़ा ने खिड़की के पर्दे हटे हुए देखकर पूछा। नहीं। क्यों? मुझे बारिश से खौफ आता है। बारिश से खौफ? क्या मतलब? वो हैरान हुई। छोड़ो यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छी लगती है बारिश? नहीं। क्यों? पता नहीं, बस मुझे बारिश से उलझन होती है। उमर कुछ कहे बगैर उसका चेहरा देखता रहा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो अब क्या बात करे। कुछ देर वो सोचती रही, फिर उसने एक कागज़ उमर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? उमर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आप देख लें। उमर ने कुछ तजस्सुस के आलम में कागज़ खोला था। फिर उसके चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। अलीज़ा की आंखों में एकदम चमक लहराई। इट्स जस्ट वंडरफुल, उमर ने कागज़ पर बने हुए इस स्केच को देखते हुए कहा था। थैंक यू। अलीज़ा का चेहरा कुछ सुर्ख हुआ। मगर मैं हैरान हूँ कि मेरा चेहरा इस काबिल कैसे हो गया कि तुम मेरी स्केचिंग करो। वो तब अब मेरे दोस्त नहीं थे, इसलिए उसे याद आ गया था जब उमर ने इस बार उसकी स्केच बुक देखकर उसकी तारीफ़ करने के बाद स्केच बनाने की फरमाइश की थी और उसने बड़ी बेरुखी से उसकी फरमाइश रद्द कर दी थी। ओह, यानी अब हम दोस्त हैं? उमर ने दिलचस्पी से सोचा। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। सो नाइस ऑफ यू। वो एक बार फिर स्केच देखने लगा। क्या मैं वाकई इतना गुड लुकिंग लगता हूँ जितना इस स्केच में लग रहा हूँ, या फिर ये सिर्फ तुम्हारे हाथ का कमाल है? वो इससे पूछ रहा था। अलीज़ा का चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। उसकी समझ में नहीं आया वो उसके सवाल का क्या जवाब दे। उमर ने अलीज़ा को झेमते हुए देख लिया था। तुम स्केचिंग के बजाय पेंटिंग्स बनाया करो, मैं तुम्हारी एग्जीबिशन करवाऊँगा। वो उसकी बात पर हैरान हुई। एग्जीबिशन के लिए तो बहुत सारी पेंटिंग्स चाहिए, उनमें तो बहुत वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल? मैं कौन सा मरने वाला हूँ? यही हूँ, बस तुम अब पेंटिंग्स बनाया करो। लेकिन मैं एग्जीबिशन करवा के क्या करूँगी? मुझे कोई आर्टिस्ट तो नहीं बनना। वो हिचकिचाई। ये कोई लॉजिक नहीं है। बहुत से लोग आर्टिस्ट नहीं होते मगर पेंटिंग्स भी बनाते हैं और एग्जीबिशन भी करवाते हैं।
बस उसे प्रोफेशन नहीं बनाते। तुम भी यही करो, वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। अलीज़ा मुतमईन थी, वो उसकी तवज्जो हटाने में कामयाब हो गई थी। अब उमर यकीनन अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा होगा। मैं उससे बातें करूँगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाएगा, वो सोच रही थी। नहीं, हर बंदा आर्टिस्ट नहीं होता। आपने कभी कोशिश नहीं की? जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो मैं कभी करने की कोशिश नहीं करता। उसका लहजा दो टोक था। अलीज़ा एकदम साकित हो गई। अभी चंद लम्हे पहले ये मुझसे कह रहा था कि मैं, और अब कह रहा है कि उसे पेंटिंग पसंद नहीं। वो उलझने लगी। फिर आप मुझे पेंटिंग्स बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि आपको खुद ये काम पसंद नहीं? वो बुरा मानते हुए बोली। मेरी पसंद या नापसंद कोई अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए तुम्हारी पसंद या नापसंद अहमियत रखती है। वो उसकी बात समझ नहीं पाई, सिर्फ उसका चेहरा देखकर रह गई। मज़ीद कुछ कहने के बजाय वो उठ खड़ी हुई। तीसरी को उमर की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, आप चाहें तो इसे अपने पास रख सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। उमर ने कुछ हैरानी से उसके हाथ से क्रिस्टी को ले लिया। तुम बुरा नहीं मानोगी? नहीं, वो कुछ और हैरान हुआ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो जाते जाते मुड़ी। नहीं, वो कमरे से निकल गई। उमर उसे कमरे से जाते हुए देखता रहा। अलीज़ा का बदला हुआ रवैया उसके लिए हैरानी का बायस था। इतनी मेहरबानी किस लिए, वो सोचने लगा, और फिर उसके जहन में जैसे झमाका हुआ। वो जान गया था वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक वो क्रिस्टी को हाथों में लिए बेहिस्सो हरकत अपनी कुर्सी पर बैठा रहा।